देखिए, कक्षा 8 के छात्र ध्यान देंगे। हिंदी बसंत, पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। लेखक का परिचय आप देखिए। पाठ के राइटर का कि अरविंद कुमार सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से एक पुस्तक को नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 4 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़, एनडीटीवी तथा लोकसभा टीवी के 400 से अधिक टॉक शो में भाग लिया। भारत के राष्ट्रपति, हिंदी अकेडमी दिल्ली तथा यूनेस्को द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये राज्यसभा टीवी से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इंडियन पोस्ट, ए जर्नी थ्रू एजेस, झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 इत्यादि हैं। पाठ के बारे में आप इस पाठ के अंदर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहे कि भले ही संसार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, पता नहीं क्या क्या जो नए नए इंस्टाग्राम इत्यादि हैं, लेकिन चिट्ठियों की अपनी दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ। इस पाठ के माध्यम से ये कहना चाहता है कवि जो है। देखो इसके आपको पत्रों की दुनिया में पाठ देखिए। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। मतलब नए नए जो है साधन जो है उपलब्ध होते जा रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आप जो है इसके पद के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आज जैसे जैसे विकास के विकसित देशों के अंदर जो है फैक्स है, ईमेल वगैरह मशीनें जो है तरह तरह की आ गई हैं, परंतु आज भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आगे देखो आप, व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखा हो। यानी सभी लोग जो है पत्रों का इस्तेमाल करते आए हैं। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं।
एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं, क्योंकि आज मोबाइल ने वो जगह ले ली। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, यानी पत्र, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजें और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, उनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी से भूल जाते हैं। यही बात इस पाठ के अंदर बताइए कि पत्रों का कितना महत्व है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। उनके पत्रों को आज भी सहेज कर रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तत्कालीन समाज जो है पत्रों के द्वारा ही हम पत्रों द्वारा ही जाना जा सकता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज सरकारों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूत लिए हुए था। अब बात करें महात्मा गांधी के पास, तो महात्मा गांधी के पास जो है, तो आप सभी के मन में मतलब पत्र पाने की उत्सुकता है, इसलिए बनने दे। प्रत्येक व्यक्ति अपने नाते, रिश्तेदारों, परिचितों के सुख दुख का समाचार जानना चाहता है। ये वो बात हो रहा है। दूसरी बात है कि सैनिक जो है पहले पत्रों का जो है बड़े बेसब्री से इंतजार करते थे। अगला जो पैराग्राफ है, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। मतलब इतना ही पता होता था उनका महात्मा गांधी इंडिया, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की अन्य कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। ये कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये तो पत्रों का जादू यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे। कहा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखों बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक, मतलब प्रेरणा के स्रोत हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि कई लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है।
दूर देहात में लाखों गरीब घरों में दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत से कम नहीं होता, मतलब देवदूत के रूप में देखा जाता है। ये बात कही है अरविंद कुमार सिंह ने। तो आप ये देखो, गांधी जी के पास दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया के पते से आते थे और वो महात्मा गांधी को मिल जाते थे। प्राप्त हुए पत्रों का गांधी जी तुरंत अब आते ही उनका पत्र लिख करके देते थे। गांधी जी के पास हजारों पत्र आते थे, परंतु वे तुरंत ही उन पत्रों का जवाब देते और पत्रों का जवाब देने में उनका कोई जोड़ नहीं था। ये बात बताई इस पार्ट के अंदर। लास्ट में जो है आप ये कह सकते हैं कि आलीशान कोठियाँ झोपड़ियाँ जंगलों बर्फीले इलाकों या रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिन गरीब परिवारों के पास मोबाइल नहीं है, वो आज भी पत्राचार करते हैं, तो उनको पत्रों का जो है बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। दूर देहात यानी ग्रामीण इलाकों में समाचार भेजने, पत्र पहुंचाने तथा मनी ऑर्डर के रूप में धन भेजने में डाकघरों का सहयोग मिलता है। इस कारण वहाँ पर पत्रों का विशेष महत्व है। और बात हमारे देश में संचार साधन के रूप में डाकघरों की डाक विभाग की बहुआयामी भूमिका दिखाई देती है। ये आपका जो है पहला जो प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस के संदेश में नहीं है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पत्र में हम अपने हृदय के भावों को स्पष्ट रूप में अत्यधिक व्यक्त कर सकते हैं, जबकि फ़ोन या एसएमएस में बात संक्षेप में की जाती है। तो पत्र जैसा संतोष जो है फ़ोन या एसएमएस से नहीं दे सकते। दूसरी बात है, इसके 4-5 बिंदु आप दूसरा बिंदु ये भी लिख सकते हैं कि जो संतुष्टि पत्र लिखने में मिलती है वह संतुष्टि फ़ोन या एसएमएस में नहीं मिलती। तीसरी बात ये भी कह सकते हैं कि पत्र में आत्मीयता की भावना समाई रहती है, जबकि फ़ोन या एसएमएस में केवल कामकाजी बात करते हैं। अगले चौथी बात ये कह सकते हैं कि पत्रों को जो है सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि फ़ोन या एसएमएस को सहेज कर नहीं रखा जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है आपके, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो देखो आप इसके अंदर अलग अलग कॉलम बना लेंगे, जैसे संबंधित भाषा, शब्द और कन्नड़। जैसे पत्र, तो पत्र, कागज ऐसे आए, कड़ी। तो पत्र संबंधित भाषा कौन सी है? संस्कृत में। और इसको खत कहते हैं, मतलब शब्द पत्र शब्द तो है किसका, सॉरी ये क्या है, पत्र को खत, कागज और उत्तरम। तो पत्र का तो यहाँ पे होगा संस्कृत शब्द का है, कागज कन्नड़ भाषा का है और खत उर्दू भाषा का है। पत्र को खत, कागज और उत्तरम जाबुलेख तेलुगु भाषा का शब्द है और कड़ी तमिल भाषा का शब्द है, पाती चिट्ठी हिंदी का। प्रश्न नंबर 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। तो आप पत्र लेखन कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए देखिए। आप पहली बात तो ये लिखेंगे कि निम्नलिखित प्रयास हुए। स्कूली पाठ्यक्रम पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। दूसरी बात, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखो। तो आप लिखेंगे पत्र धरोहर हो सकते हैं पर एसएमएस नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि पत्रों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। उपयोगी और शिक्षाप्रद पत्रों को हम पुस्तक के रूप में रख सकते हैं। और जैसे गांधी जी के पत्र, भगत सिंह के पत्र, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र आज भी पुस्तक के रूप में दुकानों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में धरोहर के रूप में देखे जा सकते हैं, जबकि एसएमएस भले ही लिखित रूप में हों पर उन्हें हम स्थायी रूप से सहेज कर नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का प्रचलन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सुविधा अनुसार
बहुत अधिक करने लगे हैं। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि वर्तमान में पत्रों का प्रचलन कम नहीं हुआ है। आज व्यापारिक व विभागीय कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों द्वारा ही भेजी जाती है। सरकार के पत्र भी जो है पत्रों के द्वारा ही सूचना प्रेषित की जाती है। इस काम में डाक विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और फिर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की सुविधा अभी सामान्य जन तक नहीं पहुंची है, इसलिए चिट्ठियों की जगह ये वैज्ञानिक साधन अभी नहीं ले सकते। आप देखो पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे कागज़ पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है। तो ये यदि बिना टिकट सादे लिफा पर सही पता लिखकर बैरंग पत्र भेज दिया जाए तो हो सकता है कि पोस्टमैन उस पत्र को वितरित नहीं करे। यदि वह पत्र वितरित होता भी है तो पत्र पाने वाले को टिकट का दुगना मूल्य पोस्टमैन को देना पड़ेगा, वो जो उसका फाइन के रूप में लगाया जाता है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? तो पिन कोड, ये बहुत उत्तर लिखेंगे। पिन कोड से उस क्षेत्र का पता चल जाता है जहां पत्र भेज दिया गया है। जैसे एक पिन कोड की संख्या 3020017 है। इसमें 2030 जयपुर का संकेत है तथा 17 यानी जो लास्ट का जो 17 है वो मालवीय नगर का है। पिन कोड संख्याओं में लिखा पता भले ही हो पर वह पूरा पता नहीं है। इससे किसी निश्चित मकान पर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता। पिन कोड से पत्र की छटाई में सुविधा अवश्य होती है, अतः पत्र पिन कोड के माध्यम से जल्दी पहुंच जाता है। ऐसा क्या होता, प्रश्न नंबर 3 है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख करके आते थे? अब ये तो देखो उत्तर लिखेंगे आप। ऐसा क्या होता था, क्यों होता था? महात्मा गांधी विश्व प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। सारे भारत के लोग और विश्व के लोग उनको जानते थे। स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलनों व उनके उल्लेखनीय योगदानों ने उन्हें भारत का राष्ट्रपिता बना दिया था। उस समय गांधी जी देश के जिस भाग में रहकर क्या कर रहे हैं ये सबको पता था। इसलिए गांधी जी को दुनिया भर से भेजे गए पत्रों में महात्मा गांधी इंडिया पता लिखा हुआ होता था और वह महात्मा गांधी के पास पहुंच जाते थे। अनुमान और कल्पना, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपको पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखो। तो अभी आपको आगे पढ़ेंगे जिस प्रकार डाकिए अनुभव के लिए चिट्ठियाँ लाते हैं उनमें लिखा सुख दुख समाचार पढ़कर मनुष्य सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ईश्वर के ऐसे संदेश जो केवल हम महसूस करते हैं इनके द्वारा दिए जाते हैं। पक्षी अपना स्वच्छंद उड़ान भरते हैं। इनके लिए देशों की सीमाओं का कोई बंधन नहीं होता है। वे फूलों की सुगंध को अपने पंखों द्वारा एक देश से दूसरे देशों में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार बादल एक देश में बनकर दूसरे देश में बरसते हैं। इनके द्वारा लाए गए प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश मनुष्य न पढ़कर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेघदूत नामक काव्य लिखा। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखो मेघदूत, आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो मेघदूत संस्कृत में लिखा हुआ एक काव्य है। तो आप इसका लिखेंगे कि मेघदूत का वर्णन इस प्रकार है। अलकापुरी नरेश, कुबेर के दरबार में अनेक यक्ष रहते थे। उनमें एक यक्ष की हाल में ही शादी हुई थी, मतलब अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को बहुत प्यार करता था। प्यार में डूबने के कारण यक्ष अपने कार्य में आलस्य करने लगा था। उसके प्रमाद को देखकर कुबेर उसे पत्नी से अलग रहने हेतु रामगिरी पर्वत पर रहने का श्राप दे देते हैं। वह रामगिरी पर्वत पर रहने लगता है। श्राप के कारण वर्षा ऋतु आने पर उमड़े हुए बादलों को देखकर यक्ष को अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वह दुखी हो उठता है। ऐसी दुखी अवस्था स्थिति में वह जड़ चेतन का भेद भूलकर अपनी प्रिया यक्षिणी को मेघ द्वारा ये संदेश भेजता है कि वह शीघ्र ही कुबेर के शाप से मुक्त होकर उससे मिलने आएगा। यक्ष मेघ को रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों एवं जो मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी समझाता है। यक्ष की प्रेम विकलता को देखकर कुबेर उसे शाप मुक्त कर देता है। अतः
यक्ष पुनः अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लग जाता है। तीसरा है पक्षी को संदेशवाहक बनाकर आपने अनेक कविताएं लिखी होंगी, गीत लिखे गए होंगे। एक गीत है जा रे कागा विदेशवा मेरे पिया से कहिए संदेशवा, अभी आप फिल्मों में सुने होंगे, जा रे कागा विदेशवा मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के अनेक गीतों का संग्रह। तो आप तीनों गीत आप इसके हैं, कबूतर जा जा, ये पहले प्यार की, ये आप पहली चिट्ठी साजन को दिया, कब आई है मेरे राम लखन घर, कहो काग पूरी बाता, प्रीतम को पतिया लिखूं कहूँ तू ले आई, प्रीतम सु कहूँ धारी वेरणी धा। मतलब छोड़ दो आप इसको, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला जो चौथा जो आप ये तीसरा प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विचार कीजिए क्या ये कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठे सवारी भी उन्हें चिट्ठियों की तरह जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। तो आप इसका ये कहेंगे रामदरस मिश्र ने अपनी कविता चिट्ठियों में ये बताना चाहे कि लेटर बॉक्स में अनेक चिट्ठियाँ होती हैं, कोई सुखी कोई दुखी, लेकिन सभी चिट्ठियाँ अपने अपने लिफाफों में बंद होती हैं। उनमें से कोई भी अपना दुख सुख किसी को भी नहीं बताती, सभी अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। ये एक दूसरे का कैसा साथ है कि एक दूसरे के साथ हंस भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकते। अंत में कवि ने यह बताना चाहे कि क्या हम भी लेटर बॉक्स की इन चिट्ठियों की तरह हो गए हैं जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते, सभी आत्म केंद्रित हो गए हैं, सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं। कवि का ये कहना कि रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर भी सभी लोग मिलकर बैठते हैं, लेकिन मन में चाह केवल मंजिल पाने की होती है, अपने सफ़र में जहाँ पहुँचना होता है। किसी का किसी संबंध नहीं होता, यदि होता भी है तो सामयिक ही होता है, कुछ समय के लिए, मंजिल आने पर वह टूट जाता है। पत्र के पते की तरह विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की चिट्ठियों की तरह ही कहा जा सकता है। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और पढ़कर अपना भविष्य बनाते हैं। इसके साथ वे विद्यालय में रहकर आपसी मेलजोल, सद्भाव और एक दूसरे के प्रति संबंध और समर्पण आदि की भावनाएं सीखते हैं। उन पर वहाँ शिक्षकों की निगरानी रखते हैं, वे उन्हें नैतिकता और सामाजिकता की शिक्षा देते हैं, जिससे वे उन्हें आत्म केंद्रित नहीं होने देते। वे यहाँ से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे का अध्ययन करने या जीविकोपार्जन करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक दूसरे से मिलने की चाह बनी रहती है। ये बात अलग है कि जीविकोपार्जन काल में जीवन का बोझ उनके कंधों पर आ जाता है और उनमें स्वार्थ की भावना पनप जाती है और आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए वे आत्म केंद्रित बन जाते हैं और चिट्ठियों की भांति केवल अपने बारे में ही सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद में आप भाषा की बात है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र आदि पत्र बनने वाले 10 शब्द लिख दो, जैसे घरेलू पत्र, व्यापारिक पत्र, 10 शब्द कोई से भी लिख दो। साहित्यिक पत्र, स्मरण पत्र, शोक पत्र, प्रेम पत्र, प्रेरक पत्र, वैवाहिक पत्र, शिकायती पत्र, सरकारी पत्र। दूसरा है व्यापारिक शब्द, व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में खोज कर लिख दो। समाज प्लस एक सामाजिक, आपने ग्रामर में खूब पढ़े हैं ये शब्द, ऐसे समाज प्लस एक सामाजिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, दिन प्लस एक दैनिक, अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक, जीव प्लस एक जैविक, प्रारंभ प्लस एक प्रारंभिक, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक, आरंभ प्लस एक आरंभिक। इस प्रकार के हो गए। उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मैंने आपको ग्रामर के अंदर स्वर संधि के अंदर डाल दिया और आगे जो है आप फिर भी देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंदर, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, हिम प्लस आलय, पुरुष प्लस अर्थी, पुरुषार्थी, पुरुष प्लस अर्ध, पुरुषार्थ। गुण संधि का उदाहरण देखो आप, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, लोक प्लस उपचार, लोकोपचार, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। वृद्धि संधि के अंदर जैसे सदा प्लस एव, सदैव, महा प्लस ओजस्वी, महाओजस्वी। यण संधि के अंदर आता है यदि प्लस अपि, यद्यपि, सु प्लस आगत, स्वागत आदि। शब्दार्थ आप किताब में देख करके कर लेंगे। अजीबोगरीब यानी अनोखा, SMS छोटे संदेश जिसको SMS कहते हैं। सिलसिला यानी रास्ता खुलना, आरंभ होना। अहमियत, महत्व, इरकारा, डाकिया।
आवाजाही आना जाना, तय यानी गहराई तक, प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र, मुस्तैद यानी तैयार रहना, दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात, गुडविल अच्छी छवि, हैसियत दर्जा, आलीशान शानदार, ढाणी अस्थायी, निवास कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। इस प्रकार ये आपका पाठ 5 कंप्लीट हो गया। आपको मैंने समझा दिया, इसको प्रश्नोत्तर मैंने आपको इसमें कर दिए, अलग से PDF भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके प्रश्नोत्तर भी आपके इसमें हैं और आपके इसमें आप रीडिंग भी सुनेंगे ध्यान से समझ करके, आप प्रश्नोत्तर कॉपी के अंदर अपने अभ्यास पुस्तिका में करके और स्कूल में आके चेक करवा लेंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप क्लास में आकर के, स्कूल में आकर के समझ सकते हैं।